हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। हमारी पाठ्य पुस्तक में से हमने जो नीलकंठ लेसन स्टार्ट किया था, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है, उस लेसन में अब तक हमने देखा था कि कैसे नीलकंठ जो है वो सारे जो उनके घर में, महादेवी वर्मा के घर में जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी प्राणी थे, उनके साथ कैसे खेलता था और वो भी प्राणी नीलकंठ की छाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। अब महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पे एक कहानी बताई है, एक घटना का वर्णन यहाँ पे किया है। उन्होंने कौन सी घटना का वर्णन किया है, हम देखते हैं। पेज नंबर 111 पे देखिए। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब महादेवी वर्मा जी ने इस एक घटना का यहाँ पे वर्णन किया है कि अचानक एक दिन क्या हुआ कि किसी खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया, अपने मुंह में उसे दबा लिया और उसकी पकड़ इतनी जोर की थी या इतनी आक्रामक थी कि वो जो खरगोश का बच्चा था उसका पिछला शरीर पूरे सांप के मुंह में सांप ने दबा कर रखा था और जो शेष आधा जो है जो फेस का साइड है या जो आगे का जो हिस्सा है वो बाहर था। और खरगोश इतने ज़ोर से भी नहीं चिल्ला सकता था क्योंकि उसमें उतनी ताकत ही नहीं थी। तो ये जो सारी घटना है, ये जो सारी हरकतें हैं, नीलकंठ दूर झूले में जो सो रहा था उसे सुनाई दी। और उसने क्या किया नीलकंठ ने कि अपने पूंछ और पंख समेटकर सर से वो झूले से नीचे आ गया। और उसे ये भी पता था कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। खरगोश को बचाने के लिए नीलकंठ ने सांप पर एक झपट्टा मारा। उसने सांप के फन को अपने पंजों से दबाया और फिर चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि वो सांप जो है वो अधमरा हो गया। अब अधमरा होने के कारण क्या हो गया, सांप की जो खरगोश को पकड़ के रखा था उसकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ गई और खरगोश का बच्चा सांप के मुंह से बाहर निकल आया। लेकिन वो खरगोश, छोटा सा खरगोश का बच्चा निश्चेष्ट सा यानी असावधान सा, बेसुध होकर वह वहीं पड़ा रहा। अब राधा जो है उसने सहायता देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं समझी। उसने नीलकंठ की कुछ भी मदद नहीं की, परंतु उसने क्या किया, अपनी मंद केका से सभी लोगों को आवाज़ें देकर इस असामान्य घटना की सूचना भी दी। और उसके बाद यह सूचना मिलते ही वहाँ पर माली पहुँचा, लेखिका पहुँची और बाकी जितने भी घर में लोग थे वो वहाँ पे सब पहुँच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उसने उष्णता दी। इसका मतलब जब सांप मर चुका था, 2 खंड कर चुका, इसका मतलब सांप के नीलकंठ ने 2 भाग कर दिए थे, 2 पार्ट में उसको मारा था।
तो नीलकंठ ने क्या किया, नीलकंठ ने उस खरगोश पर दया दिखाते हुए, करुणा दिखाते हुए रात भर अपने पंखों के नीचे उस खरगोश के बच्चे को रखा ताकि उसे उष्णता मिले। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया है कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब लेखिका ने यहाँ पे ये उदाहरण क्यों दिया है। कार्तिकेय कौन है? जो भगवान गणेश है, भगवान गणपति है, उनके वो भाई है। तो जैसे भगवान गणपति का वाहन जो है वो चूहा होता है, वैसे ही उनका जो भाई है कार्तिकेय, उसका जो वाहन है वो है मयूर यानी मोर। अब इसलिए पता होता है हमें कि कार्तिकेय ने मयूर को अपने वाहन के रूप में क्यों चुना होगा, क्योंकि मोर एक ऐसा पक्षी है, उसका स्वभाव आक्रामक भी है और वो सभी को अपने साथ लिए भी चलता है। तो यहाँ पे नीलकंठ का ये स्वभाव हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सांप ने खरगोश पर आक्रमण किया तो सांप को मारने के लिए यानी उस खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए वो सांप पर टूट पड़ा। इतना ही नहीं, उस खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर उसे गर्माहट भी दी, उसे उष्णता भी दी है। आगे देखते हैं। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन क्रूर कर्म है। अब मयूर जो है वो कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, शांत स्वभाव का पक्षी है, इसलिए उसे जो बाज है, चील है, इनकी श्रेणी में नहीं गिना जाता, जो बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, आक्रामक होते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम घूम कर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। अब यहाँ पे लेखिका महादेवी वर्मा इन्होंने बताया है कि जैसे ही इंद्रधनुष या मेघ बादल छा जाते थे या मेघ आ जाते थे, तो नीलकंठ क्या करता था, अपने जो पंख है वो फैलाकर मंडलाकार यानी गोलाकार राउंड शेप में उसे फैलाकर नृत्य करता था और आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम घूम कर वही अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। यानी उसे इतना आनंद होता था जब बादल देखता था या वो मेघ देखता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती और बाएं पंख को स्पर्श करती दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाले घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। अब यहाँ पे क्या दिया है कि देखिए, जो राधा थी उसे नीलकंठ की तरह नृत्य करना नहीं आता था, नाच नहीं सकती थी वो नीलकंठ की तरह, परंतु जब नीलकंठ अपने पंख, आप पिक्चर में देख सकते हो, जब नीलकंठ अपने पंख फैलाकर नाचता था तो राधा क्या करती थी, कभी उसकी दाहिनी ओर आ जाती थी तो कभी उसकी बाईं ओर। तो यहाँ पे उसका जो ये क्रम है ये हमेशा चलता रहता था। लेखिका यहाँ पे क्या बता रही है कि नीलकंठ को पता हो गया था कि राधा को मेरा नृत्य बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने झूले से उतरकर नीचे आ जाता और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता यानी अपने पंख फैलाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे।
अब नीलकंठ का यहाँ पे महादेवी वर्मा जी वर्णन करते हुए बताती है कि जैसे महादेवी, पहले ही बताया प्रीवियस वीडियो में मैंने कि महादेवी वर्मा जी के घर में कई तरह के पशु पक्षी थे। तो इन पशु पक्षियों को मिलने के लिए या महादेवी वर्मा के घर में जो भी गेस्ट आते थे देश विदेश से, वो सारे गेस्ट जो है वो नीलकंठ की ये सारी हरकतें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। अब नीलकंठ को भी इन सारी चीज़ों की आदत हो गई थी। अब यहाँ पे तो कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। लेखिका यहाँ पे कहती है कि जिस नुकीली चोंच से उसने उस सांप के 2 खंड किए थे, 2 भाग कर दिए थे, जिस नुकीली चोंच से उसने उस सांप को मारा था, लेकिन जब वो मेरे हाथ पर रखे हुए भुने चने खाता था तो उसकी चोंच मेरे हाथ में कदापि नहीं गड़ती थी। यानी जितनी नुकीली चोंच उसकी थी, लेकिन मुझे कभी उसका एहसास नहीं हुआ। उतने ही आराम से, धीरे से, हौले से वो मेरे हाथ पर रखे हुए भुने चने खाता था। नीलकंठ की एक विशेषता यहाँ पे ये भी बताई है कि उसे फलों के वृक्षों पर बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसके बजाय उसको फूलों से भरे, बहुत ज़्यादा जिसमें पत्ते भरे हो उस पेड़ पर बैठना नीलकंठ को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। यानी वसंत ऋतु जब आता था और आम के वृक्षों पर सुनहली मंजरी मीन्स जब फल लगने के पहले जो फूल आते हैं ना छोटे छोटे, उसे मंजरी कहा जाता है। तो आम के पेड़ जब मंजरियों से लद जाते थे, पूरी तरह से उस पर मंजरियाँ आ जाती थी और अशोक के नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। यानी अशोक का जो पेड़ है वो पत्तों से पूरा ढक जाता था, तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। यानी उसे उस सारे जो वातावरण का है आनंद उसे लेना होता था। इसलिए लेखिका कहती है कि उसे जाली घर से हमेशा बाहर ही निकालना पड़ता था। अब इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट को आपको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ना है। थैंक यू, टेक केयर।